1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ होमरोज से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ होमरोज से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है, मगर खुद ईरान यहां से अपना तेल बेच रहा है। और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूं, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। और अब खबर सामने आई है कि भारतीय रिफाइनरीज ने 3 करोड़ बैरल्स। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो हैं, तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। वो अल्लाह की फौज साबित हो गए यार। डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए, जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूं और मैं अच्छा लगता हूं कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूं। सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। जब वक्ते क़याम आया तो वो खड़े हो गए और हम नादान गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। दोस्तों, ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरानी प्रेसिडेंट से फोन पर बात करी। दोनों लीडर्स ने करंट ग्लोबल सिचुएशन और एनर्जी क्राइसिस पर सीरियस डिस्कशन किया। इससे पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरानी लीडर से कनेक्टिविटी और ट्रेड्स को लेकर बात करी थी, और इसका रिजल्ट एक मैसिव क्रूड ऑयल शिप सेफली भारत पहुंच चुकी है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,35,000 टन ऑयल और एलपीजी लेकर एक और इंडियन शिप भारत आ रहा है। इंडिया में एलपीजी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये डील हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा चौक पॉइंट है। इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी की वजह से आज हमारे शिप्स को वहां से स्मूथली पैसेज मिल चुका है, जो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक शॉक से कम नहीं है। इंडिया की इस बढ़ती हुई ग्लोबल पावर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय। हमारी सरमायाकारी 41% डाउन है, हमारी तिजारत है कोई नहीं, हमारे कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं, बेरोज़गारी हमारी बढ़ी हुई है, गुर्बत हमारी बढ़ी हुई है, और जो हमारे दोस्त हैं, एक हिमालय से ऊंचा और समंदरों से गहरा, हमारी टोटल मईशत है $450 अरब की, और हमारे पे कर्जा है $350 अरब। उनके लिए तो एक ऐसे ये झूंगा है, ये जो इतने तल्लुकात हैं, ये बलाएं लेने वाले तल्लुकात, आजा जफ्फी लाल है, तो ये तल्लुकात वो हमारे नहीं देखते। मेरे और कामरान शाहिद के तल्लुकात हो, मैं साइकिल फटपटी पे फटीचर साइकिल पे आ रहा हूँ और इसकी मैं तो भट्टी साहब को गाड़ी दिलवाऊंगा से गुजरे, बड़ी लंबी चौड़ी, और तो कोई छोटी सी गाड़ी मुझे भी दे दोगे ना भाई, दोस्त है अपना, अच्छी मुनासिब गाड़ी, आजा सजना तुम ही बिच बह जा, गड्डी AC लाल है। तो तल्लुकात नहीं होते भाई, और निकल आओ इस दुनिया से। उसने मुझे जफ्फी मारी, उसने मुझे जहाज भेजा, उसने मुझे बुलाया, ये वो अपनी उनकी है ज़रूरत है। आप मेरे प्यारे भाइयों, निकलो इस बात से। हम उनसे क्या ले? तल्लुकात बड़े अच्छे। चीन के लिए क्या है यार? ये सिर्फ कामरान भाई रुकिएगा, चीन के लिए क्या है कि हमें हमारा कर्जा उतारने के लिए? सऊदी अरब की एक ऑयल की कंपनी है, 2021 में उसका जो मुनाफा आया था वो हमारे कर्जे से ज्यादा था, तो वो एक मुनाफा ही 1 साल का हमें दे देते तल्लुकात होते। तो देखिए, तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी, तो उसमें बातें होती गई, तल्ख एक सतह पे पहुंची तो जनरल बाजवा साहब ने कहा, यार खुदा का खौफ करो, क्या कह रहे हो, किस दुनिया में रहते हो? मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, मैं एक आर्मी का चीफ हूं
और मैं अच्छा लगता हूं कि हर मुल्क जाके पैसे मांग रहा होता हूं, सही है। और तुम लोग इधर बैठ के मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी बन रहे हो। गुज़श्ता 24 घंटे में जैसे शायद मैंने आपको कहा कि IRGC ने 2 मजीद कंटेनर्स के ऊपर हमला किया जो इंटरनेशनल शिपिंग के थे, इराक के साहिल के करीब थे, और अब तक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया 13 या 14 ऑयल टैंकर्स जो हैं उनको गुज़श्ता चंद दिनों में निशाना बनाया जा चुका है। इन सब की जिम्मेदारी IRGC ने नहीं ली है, लेकिन नंबर इनका इतना है। इसका जो इफेक्ट निकला है अब तक वो ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। कहते हैं वैसे तो 17 मिलियन बैरल्स की रोज़ाना उसमें से कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब तेल गुजरने लगा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अब रेगुलेट हो गई है, वो अब बंद नहीं हुई, वो कंट्रोल्ड हो गई है। उसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या ईरानियंस के हाथ में चला गया है। पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। अखबारी जो रिपोर्ट्स हैं उससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ से सारी की सारी परमिशन है। कम से कम सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा ही लगता है। सो बांग्लादेश का तेल, चीन का तेल, रशियन रिलेटेड कमर्शियल मर्चेंडाइज, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। इसमें और भी मुमालिक शामिल होते चले जाएंगे। अगर यहाँ से तेल या कंटेनर्स नहीं गुजर सकेंगे तो अमेरिका, इजराइल और मगरबी यूरोप के नहीं गुजर सकेंगे जब तक कि ईरान के मुतालबात, जो कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक दिन पहले अपने ट्वीट के जरिए आर्टिकुलेट किए हैं, जब तक वो मुतालबात नहीं माने जाते या उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल पेशरफ जो है वो नहीं हो सकती। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात कर ली है। पाकिस्तान के किसी बंदे ने, ऑफिशियल ने अब तक ईरानी सदर से बात नहीं की। कम से कम शहबाज ने नहीं की या किसी फौजी ने नहीं की, जो हर चीज में मामे बनते हैं वैसे। तो मैं सोच रहा था यार कि ईरान के 10% ही अगर बहादुरी इनमें होती तो जरूरत ही नहीं थी किसी की कुछ करने की। देखिए, एटमी हथियार वो चीज है आपके पास कि कोई अगर ये सोचता है ना कि हम आपके 90% हथियार तबाह कर देंगे आप पे हमला करके, और 10% भी बच गए तो आप क्या क्या तबाह कर सकते हैं उससे, इमेजिन करें। सो किसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को बहुत बड़े अटैक का खतरा कभी नहीं होता। हाँ, बॉर्डर स्कर्मिशेस इंडिया के साथ चल रही हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि 1998 के बाद इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी बड़ी जंग होने का खतरा खत्म हो चुका है। कारगिल में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या उसके बाद कोई बड़ी जंग हुई? क्योंकि एटमी कुव्वतें दोनों मुल्क बन चुके थे, तो बड़ी जंग नहीं हो सकती थी। कारगिल की वही जंग थी जो कारगिल के पहाड़ों पे लड़ी गई, सियाचिन, कारगिल और सारे जो पहाड़ है वहां पे कश्मीर के, वहां पे लड़ी गई, लेकिन वो मेन लैंड पे नहीं आई जंग। तो ये समझ लें कि पाकिस्तानी जर्नैलों में अगर हिम्मत होती, नंबर 1, या ये बाल के पुजारी ना होते, जो आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि ये एक खास ओहदे के बाद बाल के पुजारी बन जाते हैं। इस बात पे गौर करें। दुनिया बाल के पुजारी चला रहे हैं, कुरान में बाल का लफ्ज तलाश करें। अल्लाह मुझे माफ करे, गलती ना हो, आई थिंक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने में बाल की पूजा जो है वो हो रही थी।